मैं राजेश सोटा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल की क्लास जो थी उसका आगे का टॉपिक है और ये टॉपिक रासायनिक गुणधर्मों में ही चल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने वहां पर पहली रिएक्शन जो पढ़ी थी नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दो प्रकार पढ़े थे, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। पहली क्लास में हमने SN1 अभिक्रिया पढ़ ली थी और अब हमारी जो सेकंड अभिक्रिया है, सेकंड टाइप है उसका, वो है SN2 अभिक्रिया। यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है द्विव अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। द्विव अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं को SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं और इनको बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखें, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ बाई का मतलब होता है द्विव यानी दो। और यहाँ एक विशेष बात की आप ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया जो है उसकी क्रियाविधि बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो वैज्ञानिक थे, एडवर्ड डेवी ह्यूएस तथा सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड। और इन्होंने इसकी क्रियाविधि बताई थी सन 1937 में, सन 1937 में एडवर्ड डेवी ह्यूएस तथा सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने इसकी क्रियाविधि को समझाया था। तो विद्यार्थियों, आज हम इसका शुरू करते हैं द्विव अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। यहाँ सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो SN2 रिएक्शंस आती है, ये रिएक्शंस आपके एक पद में ही संपन्न हो जाती है। एक पद में ही संपन्न हो जाती है। एक पद में संपन्न होना और SN1 अभिक्रिया का दो पद में संपन्न होना, ये इसका मुख्य अंतर भी माना जाता है कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है जबकि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। अब यहाँ एक पद में संपन्न होना और इस अभिक्रिया को द्विव अणुक कहना, ये क्यों है? तो इसको समझने के लिए आप वही बात ध्यान देंगे कि यहाँ SN2 अभिक्रिया में जो इसका वेग व्यंजक होता है अर्थात अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एल्किल हैलाइड RX की सांद्रता और आने वाला नाभिक श्रेणी NU- दोनों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पूर्व क्लास में आपको बता दिया था कि SN2 अभिक्रिया का वेग व्यंजक RX की सांद्रता और न्यूक्लियोफिलिक जो है NU- उसकी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, किसी एक की सांद्रता पर नहीं। तो इसकी सांद्रता भी इसमें उपयोग में होती है, इसकी सांद्रता भी इसमें उपयोग में होती है। तो दोनों के उपयोग में होने के कारण यहाँ पर दो पद है और दो पद होने के कारण इसको कहते हैं द्विव अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले बात तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न, इसका वेग व्यंजक होगा यहाँ, इसमें यहाँ आ जाएगा आपके K। इस K को कहते हैं आपके साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक होता है जो उत्पाद और अभिकारक को बराबर सांद्रता में रखता है, साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें आई है अभी तक कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। दूसरी बात, इसका वेग व्यंजक जो है वो एल्किल हैलाइड और आने वाले नाभिक श्रेणी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ ये जो बड़ा कोष्टक है वो इसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही एक चीज का और ध्यान दें, SN2 अभिक्रिया जो होती है वो आपके द्वितीय कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है और जबकि SN1 अभिक्रिया आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। तो यहाँ एक अंतर और आ जाता है कि SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जबकि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और यहाँ जो अंतर रहेगा वो हम अगली क्लास में इनका दोनों का अंतर लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे उसमें हम अंतर लिखेंगे और एक अंतर को हम समझेंगे। अब इतना पढ़ने के बाद यहाँ इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार इसकी रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली बात यह आपको ध्यान देनी है एक उदाहरण के थ्रू कि मान लीजिए मेरे पास ये है C, यहाँ इसके 3 इसकी संयोजकता है और यहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ ये एक न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ एक ही पद ये इस प्रकार होगा कि ये जो बंध है CX बंध ये ऑटोमेटिक नहीं टूटेगा, अपने आप नहीं टूटेगा, जबकि SN1 अभिक्रिया में ये पहले टूट रहा था इसलिए वहां पर मंद पद कहला रहा था। लेकिन इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ये अपने आप नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इसमें मंद पद नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा, पहले
ये जो न्यूक्लियोफिलिक है वो इसमें हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा की ओर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करेगा तो यहाँ इस प्रकार होगा, कार्बन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा, यहाँ हेलोजन परमाणु, और यहाँ इससे आपके 3 अवस्थाएं इस प्रकार इसकी रह जाएगी। अब यहाँ जो आप ये देख रहे हो इसमें ये दोनों ही बंध दुर्बल बंध होंगे, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होंगे, और इस जो अवस्था बनी है इस अवस्था को कहते हैं मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था। तो अब यहां आप ये देखिएगा, जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था है क्या वो स्थायी है? ये अस्थायी है। और अस्थायी क्यों है उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, अर्थात वह अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा रह सकता है, 5 से नहीं। जबकि आप संक्रमण अवस्था में देखो, यहाँ कार्बन की संयोजकता 5 हो रही है, यहाँ इस अक्ष की, फिर यहाँ पर, और 3 यहाँ ये हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजनों की होगी। तो संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है। अब यहाँ जो ये संक्रमण अवस्था है, अगले ही पद में संक्रमण अवस्था में क्या होगा, यहाँ से X परमाणु तो बाहर निकल जाएगा, और NU जो है आने वाला नाभिक शरीर, जो आक्रमणकारी नाभिक शरीर है, वो इसके साथ एक बंध से जुड़ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो NUC इस प्रकार बन जाएगा, और यहाँ X अवशिष्ट नाभिक शरीर के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब ये इतना होने के बाद अपनी कॉपी में ये तो रिएक्शंस तो लिख ही लोगे कि इस प्रकार यहाँ एक नाभिक स्नेह आएगा, ये नाभिक स्नेह इस हेलोजन की विपरीत दिशा में योग करेगा, और यहाँ वान डेर वाल्स बंद हो जाएगा, ये बंद बन जाएगा, ये बंद भी वान डेर वाल्स बंद हो जाएगा, और अपना बंद जो जुड़ेगा वो भी वान डेर वाल्स से है। लेकिन यहाँ जो ये संरचना बनेगी वो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था है, और ये अस्थायी है, क्योंकि यहाँ कार्बन की 5 संयोजकताएं हैं। अगले ही पद में, यानी ये एक रिएक्शन नहीं है, पद नहीं है, ये एक ही रिएक्शन है, लेकिन अगले ही क्षण की बात करूं तो यहाँ से X परमाणु बाहर निकल जाता है, जो अवशिष्ट क्रिया नाभिक स्नेह ही कहलाता है, और यहाँ एक नया उत्पाद आने वाले आक्रमणकारी समूह के साथ बन जाता है, यह आपके प्रोडक्ट होगा। अब विशेष बात करते हैं संक्रमण अवस्था कि संक्रमण अवस्था में क्या होता है, और ये संक्रमण अवस्था अस्थायी से स्थायी कैसे होती है। तो देखिएगा, ये अपना इतना आप लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं इधर का पार्ट हटा रहा हूं, केवल संक्रमण अवस्था को रख रहा हूं, इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां क्या हो रहा है, NUC X और यहां पर भी डैश डैश, ये जो संक्रमण अवस्था देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ ये जो NU है वो इस कार्बन के संपर्क में आता है, तो ये बल अपने आप दुर्बल हो जाता है, और ये एक वान डेर वाल्स बल से दोनों ओर जुड़ जाते हैं। ये किसी एक क्षण के लिए स्थायी होते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अस्थायी होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ जो ये CX बंध है और यहाँ जो ये NU बंध, आपको ये दो बंध दिख रहे हैं नए वाले, इनमें क्या होगा, यहाँ कार्बन और आने वाला आक्रमणकारी जो समूह होगा उसके बीच ये बंध जो है वो तो प्रबल होता जाएगा, वो बंध तो क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा, और यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, दुर्बल बंध होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये बंध एकदम दुर्बल हो जाएगा और तुरंत ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से ये बंध ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और हेलोजन परमाणु अवशिष्ट नाभिक शरीर के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ से ये बंध प्रबल होता गया, ये दुर्बल होता गया, और जैसे ही दुर्बल हुआ और अगले क्षण ये टूटकर बाहर निकल गया, तो ये बंध प्रबल होते ही एक सहसंयोजक बंध में बन गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये हो जाने के बाद हम इसकी एक उदाहरण के साथ रिएक्शंस देखते हैं और उसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं। हालांकि मैकेनिज्म यही होगी इसकी, लेकिन इसका जो एक मेन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो किस प्रकार होगा वो आप यहाँ देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये है C कार्बन, यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हेलोजन परमाणु मान लीजिए मैंने
एक Cl लिया, ठीक है। यह इसका एक उदाहरण है, आप अपनी कॉपी में उदाहरण में रखेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी साथ में ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसका नाम जो है आप देख सकते हो, ये CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है। क्या है? मेथिल क्लोराइड है। यहाँ इस पर एक OH समूह जुड़ा, मान लीजिए जल की क्रिया हो रही है, जैसे यहाँ एक छोटी सी रिएक्शन रह जाएगी, CH3Cl प्लस HOH, यहाँ हो जाएगा CH3OH और HCl निकल जाता है। इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म चल रही है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाविधि। यहां जो ये फॉर्म लिखी है वो मैंने स्ट्रक्चर के रूप में लिखी है, इसकी 3D स्ट्रक्चर लिखी है। अब मान लीजिए इस OH से ये OH जो है जल से OH समूह नाभिक स्नेही के रूप में इस पर आक्रमण किया, इस क्लोरीन की विपरीत दिशा से। जैसे ही अगले क्षण SN2 अभिक्रिया होगी, उस समय क्या होगा, यहां ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ये टूटेगा तो नहीं, पहले तो ये टूटेगा नहीं, अगर टूट जाता तो इसका मंद पद बन जाता, और मंद बन जाता तो ये चली जाती है यहाँ पे किसमें, SN1 अभिक्रिया में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ ये टूटता नहीं है, लेकिन इसके संपर्क में आता है तो ये भी इसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये टूटता है, जो प्रोसेस मैंने अभी यहाँ पर बताई थी। अब अगले क्षण इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन, इस कार्बन से यहाँ डैश डैश OH समूह जुड़ जाएगा, और यहाँ ये Cl जो है वो भी डैश डैश में वान der Waals में आ जाएगा। यहाँ ये हाइड्रोजन आपके इधर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना रूप इधर कर लेगा, और यहाँ ये डैश 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 हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो आप अवस्था देख रहे हो, इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं इसको, संक्रमण अवस्था। और जो ये संक्रमण अवस्था होती है वो आपके अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी अवस्था। और अगले ही क्षण क्या होगा, यहां से मैंने कहा था कि ये COH जो आबंध है वो तो प्रबल होता जाता है, और CCl जो बॉन्ड है वो क्या होता है, दुर्बल होता जाता है, और एक समय ये बॉन्ड तो पूरा टूट जाता है, और Cl अवशिष्ट नाभिक स्नेही के रूप में बाहर निकल जाता है, और यहाँ एक नया बंध बनकर नया प्रोडक्ट बन जाता है। होगा क्या, यहाँ OH कार्बन, फिर यहाँ आपके हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहां से Cl माइनस अवशिष्ट नाभिक स्नेही के रूप में बाहर निकल जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको अवशिष्ट नाभिक स्नेही कहते हैं, या निष्कासित नाभिक स्नेही भी कहते हैं। और यहाँ ये है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, अर्थात आक्रमणकारी न्यूक्लियोफिल, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफिल। यहाँ जो ये रिएक्शन देख रहे हो, आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हो। ये संक्रमण अवस्था है, इस संक्रमण अवस्था में ये बंध इन दो की बंध की आपको विशेष बात ध्यान देनी है, ये बंध प्रबल होता जाता है, ये दुर्बल होता जाता है, और एक क्षण ऐसा होता है ये बंध पूरा का पूरा टूटकर अवशिष्ट समूह के रूप में Cl माइनस बाहर निकल जाता है, और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं सीधा CH3OH, अर्थात ये है मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया आपके, मेथिल एल्कोहल। यानी अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एल्किल क्लोराइड की क्रिया आप जल के साथ करवाते हो, OH समूह, यहाँ पर आप KOH भी ले सकते हो, शायद KOH हो, जैसे कि यहाँ पर KOH से KCl बाहर निकल जाएगा, KOH हो तो यहाँ एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ध्यान दें, एल्कोहलों के बनाने की क्रियाविधि या क्रिया की बात करें तो वहां ये रिएक्शन ये भी आती है, जो SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ये हो गई आपकी SN2 अभिक्रिया। तो मैंने कितनी बातें बताई है वो ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दें। सबसे पहली बात यह है कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यानी इसका एक पद में संपन्न होना। दूसरी बात ये द्विअणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक का मतलब है ये आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। थर्ड बात इसकी ये होगी कि इसका जो वेग व्यंजक होगा वो वेग व्यंजक इसकी एल्किल हैलाइड की सांद्रता और आने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
और इसकी जो फोर्थ अभिक्रिया है वो है इसमें एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। ये चार बातें इसकी विशेष होती है। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है और ये संक्रमण अवस्था ही इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी होती है। अब एक चीज का यहाँ विशेष आपको ध्यान देना होगा कि इस संक्रमण अवस्था में जहां ये Cl बंध टूटता है और Cl माइनस के रूप में निकलता है, तो इस समय इसको कहते हैं विन्यास का प्रतिपन। ये एक शब्द आता है जिसको आपको ध्यान रखना है, विन्यास का प्रतिपन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि विन्यास का प्रतिपन क्या होता है। इसको वाल्डन प्रतिपन भी कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन प्रतिपन। तो एग्जाम में सीधा आ जाता है कि वाल्डन प्रतिपन क्या है। SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिपन या विन्यास का प्रतिपन क्या है, तो वहां आपको ये लिखना है कि SN2 अभिक्रिया बनते समय जो संक्रमण अवस्था बनती है, अस्थायी फॉर्म होती है, उसमें C और आने वाला नाभिक श्रेणी के बीच में बंध प्रबल होता जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बंध है वो दुर्बल होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये Cl टूटकर बाहर निकल जाता है और इस समय Cl का टूटकर बाहर निकलना ही विन्यास का प्रतिपन अर्थात वाल्डन प्रतिपन कहलाता है। ये अभिक्रिया आप अपनी कॉपी में मैकेनिज्म के साथ वीडियो पॉज कर लिखोगे और आपका टॉपिक क्लियर होता है यहाँ से। ठीक है, अभिक्रिया पूरी होने के बाद इसमें एक विशेष बात आती है कि SN2 अभिक्रियाओं में किस प्रकार के एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिस प्रकार हमने SN2 अभिक्रिया में देखा। तो ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। वो आता है एल्किल हैलाइडों का SN2 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता ये हेडिंग आप अपनी कॉपी में रखोगे। ठीक है, ये इसका हेडिंग आ जाएगा। तो देखो यहाँ SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, जो SN1 अभिक्रिया थी उसका विपरीत होगा। विपरीत से तात्पर्य है कि यहाँ हमने ये देखा था SN1 अभिक्रियाओं में कि वहां पर तृतीयक कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होते हैं और यहाँ उसका विपरीत होगा। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड जो होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा, जबकि SN1 अभिक्रिया में वो सबसे ज्यादा क्रियाशील हुआ करता था। कैसे? इसका भी यहाँ पर आपको रीजन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्रियाशीलता का क्रम जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो क्रियाशील होगा वो होगा मेथिल हैलाइड। उसके बाद क्रियाशील होगा आपके CH3CH2X 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद होगा आपके CH3CH3CX ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे कम स्थायी होगा CH3CH3 ये क्रम इसमें रखेगा। यहाँ ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर ये SN1 अभिक्रिया का विपरीत है SN2 में। अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इसका रीजन ये है कि यदि हम मेथिल हैलाइड की बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन परमाणु। अब मान लीजिए इसमें X परमाणु की विपरीत दिशा से कोई OH समूह आ रहा है, तो OH समूह उतना ही जल्दी इस पर योग कर पाएगा जितना इस कार्बन पर त्रिविम विन्यास कम होगा, अर्थात त्रिविम विन्यास बाधा जितनी कम होगी, त्रिविम विन्यास बाधा जितनी कम होगी, अर्थात जिस कार्बन पर ये योग करता है उस कार्बन पर जितने कम एल्किल समूह जुड़े होंगे वो उतना ही जल्दी उस पर योग कर पाएगा और जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे वो इस नाभिक श्रेणी के लिए उतने ही बाधा अवरोध उत्पन्न करेगा। तो आप देख सकते हो मेथिल हैलाइड में केवल 1 कार्बन है, उसी से 3 हाइड्रोजन
तीन हाइड्रोजन परमाणु है और तीनों हाइड्रोजन परमाणु की त्रिविमीय विन्यास मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए ये OH इस पर तुरंत जुड़ जाता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेता है। जबकि आप 3 डिग्री में देखो तो यदि ये इसके विपरीत जुड़ना चाहेगा तो यहाँ इसमें 3 एल्किल समूह होने के कारण यहाँ जो त्रिविमीय विन्यास बाधा है, ये त्रिविमीय विन्यास बाधा इससे बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ OH इस पर आसानी से योग नहीं कर पाएगा तो ये SN2 अभिक्रिया नहीं देगा, ये देगा आपके SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो विजन आपके यही होगा कि इसका रीजन जो होगा वो ये होगा कि मेथिल हैलाइड में कोई त्रिविमीय विन्यास बाधा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि तृतीयक के अंदर 3 एल्किल समूह होने के कारण यहाँ पर त्रिविमीय विन्यास बाधा अधिक है, इसलिए आने वाले नाभिक से OH या कोई अन्य जो है न्यूक्लियोफिलिक उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर एक नोट करने की चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि नोट में लिखोगे आप कि SN1 अभिक्रिया जो है उनके लिए सबसे क्रियाशील होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री RX जो वो सर्वाधिक क्रियाशील होगा, और SN2 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील होगा आपके मेथिल हैलाइड CS3X, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो SN2 में मेथिल हैलाइड और SN1 में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे क्रियाशील होता है, और इनके बीच का बच गया आपके 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसका क्या करें, फिर उनमें कौन सी रिएक्शन होगी। तो ध्यान दें, इन 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रिया भी हो सकती है तो SN2 अभिक्रिया भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यहाँ XRX की विलायकन क्षमता, उसकी प्रकृति और उसकी सांद्रता। जिस प्रकार की सांद्रता होगी, जिस प्रकार उसकी विलायकन क्षमता होगी, जिस प्रकार उसकी क्रिस्टल जालक संरचना होगी, उस संरचना के आधार पर उसमें SN1 अभिक्रिया भी हो सकती है और SN2 अभिक्रिया भी हो सकती है। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी इससे क्वेश्चन होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट।